हेलो, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पिछली वीडियो में गिब्स मुक्त ऊर्जा को समझा था। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है, जिसका नाम है नरनस्ट समीकरण। तो चलिए पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से ये समीकरण समझ आए। ओके, तो कॉपी पेन रेडी है, तो चले तैयार करते हैं नरनस्ट समीकरण। हेडिंग डालिए नरनस्ट समीकरण। नरनस्ट समीकरण ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर हम वांट हाफ आइसोथर्म के एक सूत्र से इसकी शुरुआत करते हैं। ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर वांट हाफ आइसोथर्म से जो है इसकी एक समीकरण लेकर नरनस्ट समीकरण के फॉर्मूले की उत्पत्ति करते हैं। ठीक, तो वांट हाफ आइसोथर्म के सूत्र डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी क्यू है ना। यहां से हम लोग जो है इस समीकरण को आगे बढ़ाते हुए जो है इसकी नरनस्ट समीकरण की उत्पत्ति सीखते हैं। ओके, ठीक है। चूंकि Q बराबर log EQ होता है, ओके, और log EQ बराबर 2.303 log 10 log E के बराबर 2.303 log 10, ओके, और ये Q इतना होता है। ठीक है भाई, ओके ओके, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है यहां से हम पुट अप करेंगे, है ना। इसकी वैल्यू यहां से पुट अप करने से, ठीक, यानी कि इसके बराबर क्या हो गया, ये इसके बराबर ये हो गया ना। ठीक, तो हो जाएगा डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, है ना, इसके बराबर होता है log E की वैल्यू के बराबर होता है 2.303 log 10। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करते हैं 2.303 log 10, ओके, और इधर क्या है Q, ठीक है भाई, ओके। हमको एक इक्वेशन इस तरीके से प्राप्त हुआ, ओके। अब यहां पे देखते हैं कौन चीज क्या है, जहां डेल जी ये क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा भी बोले, ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक। वहीं डेल जी, ठीक है, नॉट ये है मानक, स्टैंडर्ड कंडीशन में मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है भाई। आर जो है एक नियतांक है, नियतांक यानी कि कांस्टेंट, ठीक है, रीडबर्ग, ओके। कौन सा नियतांक है ये, रीडबर्ग, ठीक है, रीडबर्ग।
इसकी वैल्यू अगर देखें ये होता है 8.317, 8.314 जूल पर मोल, जूल पर मोल। इस नियतांक की वैल्यू रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, और ये टी जो है, टी यहाँ पे ताप है, ठीक है भाई, टी यहाँ पे ताप है, ठीक। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ये क्यू, ये क्यू जो देख रहे हैं, अब समझते हैं ये क्यू क्या है। ये क्यू जो है प्रोडक्ट की सांद्रता और रिएक्टेंट की सांद्रता का जो है घातों में रस समीकरणी मिति गुणांक, ये दोनों के अनुपात है, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, है ना। इनमें इनके घातों में जो है, जो रस समीकरण मिति गुणांक होती है ना। ओके, इसमें क्या है, इनकी रस समीकरण मिति गुणांक, घात में रस समीकरण मिति गुणांक, घात में रस समीकरण मिति गुणांक, घात में रस समीकरण मिति गुणांक। नहीं समझ आ रहा होगा ये क्या, घात में रस समीकरण मिति गुणांक, है ना। चलिए कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है ना, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया है, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया, कोई सब क्या ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं ए प्लस बी। ए और बी मिलके जो है सी प्लस डी का निर्माण करते हैं। मान लेते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में ए, कैपिटल ए के स्मॉल ए अणुभाग लेते हैं, तो इतनी संख्या है, इसमें इतनी संख्या, ये और ऐसे जो है बनते हैं, ठीक है भाई, ये समझ आ रहा है ना। अब जैसे ले लेते हो यार H2O, इट इज गिविंग, है ना, 2H प्लस 2O2, इट इज गिविंग 2H2, ऐसे बनाते हो ना, कितने अणुभाग लिए, कितने बार लिए, तो वैसी जो है ये सामने जो लिखा होता है यही इसके रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं। समझ में आ रहा है, ये क्या होते हैं, इनके रस समीकरण मिति गुणांक। जो भी इस इक्वेशन में अभिकारक और उत्पादों के सामने जो नंबर लिखा होता है कि कितने ने जुड़ा और कितने बना, ठीक है, वही क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक है। कुछ समझ आ रहा है, ठीक, रस समीकरण मिति गुणांक ये, ठीक। अब जब Q के रूप में लिखते हैं तो Q के लिए लिखने पर पहले प्रोडक्ट की वैल्यू आती है, फिर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का अनुपात होता है और उनमें घात क्या होते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं। समझ आ रहा है, पहले प्रोडक्ट की सांद्रता, प्रोडक्ट में C की सांद्रता, C और D है प्रोडक्ट, बटे ये R मतलब रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की सांद्रता, A और B, और क्या कहता है, इनके घात में रस समीकरण मिति गुणांक, और इसमें रस समीकरण मिति गुणांक कौन है, ये सब, ये जो दिख रहे हैं ना, ये क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक है ना, इसके रस समीकरण मिति गुणांक, उनको घात में रखना है, ठीक। जैसे C का रस समीकरण मिति गुणांक C है, वो यहाँ पे, D का स्मॉल d, A का स्मॉल a, B का स्मॉल b, तो इस तरीके से जो रखा जाता है इसी को Q बराबर, Q जो होता है ये उत्पाद और अभिकारक की सांद्रताओं का अनुपात, जिनमें इनके घात क्या होते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई, इस तरीके से यहाँ पे Q, ओके, ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक। ओके, तो हमने वैल्यू लेके आया है डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT 2.303 log 10 Q, है ना। ओके, तो इसी फॉर्मूला को इधर आगे लेके चलें, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT 2.303 log 10 Q, है ना, ये इक्वेशन है। एक काम कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नए पेज में अपन फिर से करते हैं,
इससे आगे का जो है नए पेज में करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया है वो क्या आया है? ये आया है डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी। डेल जी नॉट क्या है? आर टी, है ना? आर टी 2.3, आर टी 2.303 log 10 क्यू। तो आर टी को पहले लिख देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 log 10 आर टी क्यू, है ना? आर टी, सॉरी, आर टी को पहले लिखते हैं, फिर ये ले देना, क्या कर आर टी log 10 क्यू, क्योंकि इसके साथ है। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब हमने इससे पहले डेल जी और डेल जी नॉट इसकी वैल्यूज देखे थे, हम लोगों ने निकाला था हमने, क्योंकि मानक स्थिति में गिब्स ऊर्जा और गिब्स फ्री ऊर्जा हमने देखा था। डेल जी इक्वल टू हमने निकाला था माइनस एन एफ ई से, ऐसा कुछ याद आ रहा है? इससे पहले वाले इसमें डेल जी नॉट इक्वल टू हमने निकाला था माइनस एफ ई नॉट सेल। ये जो है डेल जी और डेल जी नॉट की वैल्यूज हमने इससे पहले सीखा था, इलेक्ट्रॉनों का जो गमन होता है। ठीक है, ये वैल्यूज हमने इसके पहले वाले लेक्चर में सीखा है, तो उस लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू कैसे आता है। ठीक, इस वैल्यू को कैसे आया, इसको समझने के लिए आपको इससे पहले गिब्स मुक्त ऊर्जा की जो लेक्चर है उसको देखनी जरूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक, तो वहां से हमने इसको ले लिया। अब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे, इन वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे, इन मानों को जो है रखने पर, इस इक्वेशन में रखने पर, है ना? इसको मान लेते हैं समीकरण, मान लिया तो समीकरण में इन दोनों मानों को रखने पर, दोनों मानों को रखने पर, ठीक, डेल जी, डेल की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस का एफ एन एफ ई सेल प्लस, सॉरी, इक्वल टू डेल जी नॉट में क्या आएगा? माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, यहां पे, और उधर क्या है? प्लस 2.303 आर टी, 303 आर टी, क्या है? आर टी, फिर log 10, फिर क्या है भाई? क्यू। ओके, यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग देने पर, तो देखिए माइनस एन एफ ई सेल अपॉन माइनस एन एफ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपॉन माइनस एन एफ, है ना? दोनों पक्षों में क्या करना है अपन को? इससे भाग देना है। क्लियर है? दोनों पक्षों में इनसे जो है भाग देना है। फिर यहां क्या है? प्लस 2.303 आर टी माइनस का एन एफ, ठीक, और अपने पास क्या है? log 10 क्यू, ठीक है भाई, ये टी है। तो आप देखेंगे जो जो कटता है उसको काट दें, यहां से माइनस का एन एफ, माइनस का एन एफ, माइनस का एन एफ, माइनस का एन एफ, ये चीजें जो है कट रही हैं। क्लियर है? ये कट रही तो अपने पास बच क्या रहा है? इधर से बच रहा है ई सेल बराबर ई नॉट सेल, देखते जाइए, ठीक, प्लस 2.303 अपॉन माइनस का एन एफ, फिर आर टी log 10 क्यू। इतनी वैल्यू अभी हमारे पास आई है।
अब ये माइनस है, इसको यहाँ पे आप पुट अप कर देंगे तो वो प्लस, इस माइनस को यहाँ रखेंगे तो प्लस जो है हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, इसके साथ गुणा तो यहाँ पे माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ठीक, log 10 क्यूब, log 10 क्यूब, है ना, log 10 क्यूब, क्लियर है, ठीक है भाई, log 10 क्यूब, ओके, ठीक, ये ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू log 10 क्यूब, ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसी इक्वेशन को नरनस्ट इक्वेशन या नरनस्ट समीकरण कहते हैं, नरनस्ट समीकरण कहते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, नरनस्ट समीकरण कहा जाता है। जहां पे अगर अलग अलग इनकी वैल्यूज देखें, या आर जो है यानी कि रीडबर्ग कांस्टेंट मैंने बताया था, है ना, रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी याद है किसी को, 8 कितना 8.314 जूल पर मोल रीडबर्ग कांस्टेंट है। टेम्परेचर टी की वैल्यू 298 केल्विन, अगर है तो स्टैंडर्ड स्थिति में 298 केल्विन। एफ की वैल्यू, एफ कितनी है, एफ मतलब क्या, फैराडे, एफ मतलब फैराडे, फैराडे की वैल्यू कितनी है, कितना कूलम होता है, इससे पहले वीडियो में हमने बनाया है, उनको सीखिए जाके, है ना, देखिए पहले, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, ओके, ये किसकी वैल्यू है, फैराडे की, ठीक, इन सारे वैल्यूज को जब यहां रखते हैं तो इसके बाद एक वैल्यू निकल के आती है, इसका एक और फॉर्मूला, ये नर्नर समीकरण का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इन सारे वैल्यूज को रखते हैं, आर का मान रखते हैं, टी का मान रखते हैं, फैराडे का मान रखते हैं, तो एक फॉर्मूला और आता है जो ये भी नर्नस्ट समीकरण है और जो आएगा वो भी नर्नस्ट समीकरण है, इन चीजों को और सिंप्लीफाई करते हैं तब वो इक्वेशन आता है, ठीक है, ये हो जाता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, माइनस 0.591 माइनस 0, है ना, माइनस 0.591 अपॉन n एंड log e क्यूब, log 10 क्यूब। जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में सारे वैल्यूज को रखते हैं तो एक और फॉर्मूला आता है, तो ये भी जो है नर्नस्ट इक्वेशन का एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, ठीक है भाई, ओके, यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, n जो दिख रहा है, यहाँ पे इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है यूज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए उनकी वैल्यू, n बराबर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन उपयोग में आए उसकी वैल्यू, कि उपयोग, कितने इलेक्ट्रॉन उपयोग में आए उनकी संख्या, उपयोग में आए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, यहां तक भी अगर आप इक्वेशन ला देते हैं तो वो नॉन-नस्ट इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है, आपको जो अंकिक गणित है उनको बनाने में यह हेल्प हो जाता है, यहाँ पे आपको ज्यादा थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, यहाँ डायरेक्ट पुट अप करना है और वैल्यूज जो है आ जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नॉन-नस्ट इक्वेशन जो है बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, यहां तक तो सब ठीक है, वैल्यूज दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों को log 10 क्यूब में क्या रखें ये दिक्कत आ रहा होगा, यहाँ पे सेल विभव रखेंगे, मानक सेल विभव की वैल्यूज यहाँ पे है,
R और T की वैल्यू है, फैराडे की वैल्यू है, N की वैल्यू है, जो कि उपयोग में लाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अभी भी log 10 भी ठीक है, लेकिन ये Q जो है इसमें कैसे रखें, चलिए इसके बाद अपन को समझाने की कोशिश करते हैं कि log 10 Q में जो Q जो है उसको कैसे पुट अप करना है। ठीक, चलिए हो गया यहां तक। नर्नस्ट इक्वेशन है भाई ये, और उसका सरलतम रूप ये वाला, दोनों के दोनों ही है। ठीक, चलिए हाँ, मान लेते हैं अपने पास एक डेनियल सेल है, डेनियल सेल, सेल में होने वाली रिएक्शन। तो डेनियल सेल किस तरीके से काम करेगा कि जिंक जो है सॉलिड के रूप में रहता है, सॉलिड है, ये क्या करेगा, दूसरे छोर में, ये सेल इक्वेशन है किसका, डेनियल सेल का, है ना, डेनियल सेल का सेल इक्वेशन। ये जो है रिएक्शन होगी और जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और ये चले जाएगा एक्शन एक्वस में, और कॉपर जो है यहाँ पे अपचयित हो जाए। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो यहां से हमको सीखना है कि Q की वैल्यू कैसे लिखनी है। Q क्या होता है एक्चुअल में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सांद्रताओं का अनुपात है, जिनके घातों में उनके कौन रहते हैं, रस समीकरण में गुणांक होते हैं। ठीक, तो इस इक्वेशन से देखते हैं, यहां पे अगर Q की वैल्यू अपन निकालने चलें तो प्रोडक्ट कौन है, इधर। ठीक, और यहां पे एक चीज और याद रखना है ना, यहीं पे आगे कर देते, यहां पे एक चीज और याद रखना है, क्योंकि ये जो सांद्रता है अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव की सांद्रता है ना, द्रव की सांद्रता है। तो द्रव की सांद्रता है, इसीलिए जो द्रव में है, एक्वस में है, उन्हीं की वैल्यूज को लेना है, जो सॉलिड फॉर्म में है ना उनको नहीं लेना है। ठीक है, हमेशा किन को लेंगे यहाँ पे, और क्यों लेंगे, क्योंकि ये द्रव की सांद्रता है ना, द्रव की सांद्रता होने के कारण, या फिर विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता होने के कारण हमेशा हमेशा द्रव वाले का ही लेना है। यह एक्वस लिखा है मतलब द्रव में है ना, किसको लेंगे, द्रव वाले को लेंगे, जो सॉलिड होंगे उनको नहीं लेंगे। ठीक है, उनकी वैल्यूज को नहीं लेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए यहां पे देखें, Q बराबर पहले प्रोडक्ट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट कौन है इधर, देखो ये सॉलिड है तो ये तो छूट जाएगा, ये एक्वस में है, लिक्विड में है, तो आएगा कौन, जिंक का। तो यहां हो जाएगा क्या, जिंक 2 प्लस, ठीक, ये सांद्रता। ठीक है, बटा इधर देखिए ये सॉलिड है, ये एक्वस में है, तो यहां पे क्या आएगा, कॉपर 2 प्लस। ठीक है, ये सांद्रता। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो ये आ गया। ठीक, अब यहां n कितना आएगा, कितने वैल्यू इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना, इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। यानी कि Q को इस तरीके से लिखना है, जो एक्वस में जो रहेंगे सॉल्यूशन में यानी कि विलयन में, उन्हीं की वैल्यू को रखना है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कहां कितनी होगी, कुछ वैल्यू दिया रहेगा कि इतना इनका कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसको यहाँ पे आपको लिखना रहता है, और इनकी वैल्यू यहां से देख के पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन, +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का खेल है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको Q बराबर P अपान P की सांद्रता और R की सांद्रताओं के अनुपात को लिखना। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, है ना, ओके, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास नर्नस्ट समीकरण है, जहां पे Q की जगह पे हमको जो वैल्यूज हैं वो प्रोडक्ट की सांद्रता और रिएक्टेंट की सांद्रताओं को लेना है, और याद रखना कि हमेशा इनके द्रव वाले सांद्रता को लेना है, सॉलिड जो है उसको नहीं। ठीक है, तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल खोल के केमिस्ट्री करते रहिए। जय हिंद।